नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 2.7 जिसका नाम क्या है, ग्रेट साइंटिस्ट। तो ये जो पैसेज दिया गया है ना, ये एक साइंटिस्ट के बारे में है जिनका नाम रहता है माइकल फैराडे। ठीक है, तो उनके जीवन की शुरुआत होती है, मतलब ये बड़ी ही गरीब फैमिली से रहते हैं, लेकिन वो अपनी मेहनत के बल पे इतने महान बन जाते हैं कि आज देखो हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको ये बता दूं कि ग्रेट साइंटिस्ट का मतलब क्या होता है। तो ग्रेट साइंटिस्ट मतलब होता है महान वैज्ञानिक। ओके, चलो अभी ये दो लाइंस में क्या दिया गया है पहले इसको हम देखते हैं। तो ग्रेट साइंटिस्ट आर परसिवरिंग एंड नेवर डिटर्ड बाय डिफिकल्टीज। अभी इसका मतलब क्या हुआ, सुनिएगा ध्यान से। जो ग्रेट साइंटिस्ट होते हैं यानी जो महान वैज्ञानिक होते हैं वो कैसे होते हैं, परसिवरिंग। परसिवरिंग मतलब क्या होता है, जो चीज़ डिफिकल्ट होती है ना वो उसी को करने का प्रयास करते हैं, यानी वो किसी भी चीज़ से हार नहीं मानते हैं। ओके, एंड नेवर डिटर्ड बाय डिफिकल्टीज, यानी कितनी भी कठिनाइयाँ आने दो। डिफिकल्टीज मतलब क्या होता है बच्चों, कठिनाइयाँ। देखो आप ना मीनिंग्स लिखते जाओ, पेंसिल लेकर के बैठो और बाजू में ना मीनिंग्स लिखते जाओ। जैसे परसिवरिंग मैंने क्या बताया कि जो चीज़ डिफिकल्ट होती है ना उसी को करने का प्रयास करना। एंड डिटर्ड, डिटर्ड मतलब क्या होता है, जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं तो कोई काम करने से रुक जाना, मतलब करते करते रुक जाना या फिर रोकना। ओके, डिफिकल्टीज मतलब आपको पता है कठिनाइयाँ। तो जो महान वैज्ञानिक होते हैं वो कैसे होते हैं, परसिवरिंग होते हैं। एंड नेवर डिटर्ड बाय डिफिकल्टीज, यानी वो कभी भी कठिनाइयों से हार नहीं मानते हैं, मतलब वो अपना प्रयास जारी रखते हैं, वो कभी भी रुकते नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। चलो देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में कि माइकल फैराडे इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट distinct scientists and inventors of modern times, and his work on electricity is still a subject of study in the form of Faraday's laws. But few know his inspirational life story, which is all about courage and fighting against the odds. सुनिएगा यहाँ पर ध्यान से। ये डिस्टिंक्ट मतलब यहाँ पे क्या होगा ना, सक्सेसफुल होगा। और इन्वेंटर्स मतलब क्या होता है, जैसे कोई अगर किसी चीज़ को इन्वेंट करता है, उसका आविष्कार करता है, ठीक है, तो जिसने उसको इन्वेंट किया है उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेंटर कहते हैं। ठीक है, तो इन्वेंटर मतलब क्या होता है, आविष्कारक आप बोल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है। एंड यहाँ पे फैराडे तो नेम है वो साइंटिस्ट का। इंस्पिरेशनल, इंस्पिरेशनल मतलब क्या, जो आपको इंस्पायर करे, मतलब आपको एक प्रेरणा दे। ओके, और यहाँ पे करेज मतलब क्या होता है बच्चों, साहस होता है। और ऑड्स यानी यहाँ पे ऑड्स मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग मैथ में सीखते हैं ना, इवन एंड ऑड। इवन मतलब क्या होता है, सम संख्या, और ऑड्स नंबर मतलब क्या होता है, विषम संख्याएं, राइट। तो यहाँ पे ऑड का मतलब क्या होगा, विषम मतलब क्या होता है, कठिनाइयाँ, डिफिकल्टीज। ओके, तो चलो अभी मैं आपको इसका मीनिंग समझाती हूँ। तो माइकल फैराडे एक बहुत ही सक्सेसफुल साइंटिस्ट रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट की है जो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। चाहे वो मिक्सर ग्राइंडर हो या फिर और भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया, जो घूमने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये सभी माइकल फैराडे की ही देन है। ओके, क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था, इसको इन्वेंट किया था। और इन्होंने जो काम किया इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वो अभी भी स्टडी का सब्जेक्ट बना हुआ है लोगों के लिए, इन द फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉज। ओके, लेकिन मतलब सब लोग उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं, सब लोग उसका यूज़ कर रहे हैं, बट बहुत ऐसे कम लोग हैं जो इनकी जो इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी है, ओके, जो प्रेरणा देने वाली इनकी जो लाइफ स्टोरी है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे कि हमें भी नहीं पता। लेकिन ये लेसन पढ़ने के बाद हमको पता चल जाएगा कि इनकी शुरुआत हुई कैसे, ये कैसे इतना आगे बढ़े, है ना। कोई भी सक्सेसफुल इंसान होता है तो वो डायरेक्टली ऐसे सक्सेस नहीं हो जाता है ना। सक्सेस होने के लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है, और जब भी वो कुछ करने जाता है तो डिफ़िकल्टीज तो आती हैं। जैसे इनके जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, लेकिन इन्होंने क्या किया, उनका डट करके सामना किया। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है ना यहाँ पे, इनकी जो लाइफ स्टोरी है वो हमको एक प्रेरणा देगी कि हमें भी कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, जैसे ये नहीं घबराए थे और उन्होंने उनका डट करके सामना किया था, वैसे ही हमको भी करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सफल होना चाहते हो तब आपको कठिनाइयों से लड़ना ही पड़ेगा, है ना। कोई भी काम हम करने जाएंगे कठिनाइयाँ तो आएंगी, तो उनसे लड़ना पड़ेगा। ओके, तो कुछ ही लोग हैं जो इनकी इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी के बारे में जानते हैं, विच इज़ ऑल अबाउट, जो किसके बारे में है, ऑल अबाउट करेज यानी साहस, एंड फाइटिंग अगेंस्ट द ऑड्स यानी जो विषम परिस्थितियाँ आई, डिफिकल्टीज आई,
उनको इन्होंने कैसे हराया, उनका डट करके कैसे सामना किया, वो हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था माइकल फैराडे के बारे में। अभी हम उनकी जो लाइफ स्टोरी है वो हम यहाँ पे जानेंगे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। माइकल फैराडे वॉज बॉर्न इन टू अ पॉवर्टी स्ट्राइकन फैमिली इन द डर्टी लंदन suburb. He suffered from a speech defect. As a child, he would pronounce rabbit as wabbit. He could not even say his own name and would call himself Faraday. Other children laughed at him and teachers did not help him either. When he was 12, his mother was forced to take him out of school, thus putting an end to his formal education. तो यहाँ पे सुनिएगा, सबसे पहले जो वर्ड्स है उनका मीनिंग समझ लेते हैं। तो पॉवर्टी मतलब क्या होता है स्टूडेंट? पॉवर्टी स्ट्राइकन यानी बहुत गरीब फैमिली। ओके, पॉवर्टी मतलब क्या होता है? गरीबी होती है ना, तो वो। एंड डर्टी मतलब गंदा, सुबर्ब यानी कोई एक एरिया, क्षेत्र। एंड यहाँ पे स्पीच डिफेक्ट, स्पीच डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कोई अच्छे से बोल नहीं पाता है, जैसे वो कुछ और बोलना चाहता है, कुछ और बोल दिया, तो उसका क्या है? स्पीच डिफेक्ट है, यानी उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, कुछ ना कुछ खराबी है। ओके, एंड प्रोनाउंस मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बोलना, उच्चारण करना। एंड यहाँ पे एक और वर्ड आया था, मैं बताती हूँ, देखो यहाँ पे फोर्स। फोर्स मतलब क्या होता है? आपको पता है ना, फोर्स मतलब फोर्स। एंड ओके, चलो अभी इसका मीनिंग समझाती हूँ। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि माइकल फैराडे वॉज बॉर्न इनटू अ पॉवर्टी स्ट्राइकन फैमिली इन अ डर्टी लंदन suburb। यानी जो माइकल फैराडे थे, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो एक बहुत ही गरीब फैमिली में हुआ था, लंदन में हुआ था। ठीक है, लंदन में कोई गंदा सा डर्टी सा एरिया है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ही सफर्ड फ्रॉम अ स्पीच डिफेक्ट एज अ चाइल्ड। यानी जब वो बच्चे थे, जब वो चाइल्ड थे, तभी से वो स्पीच डिफेक्ट यानी उनको बोलने में कठिनाई होती थी, वो अच्छे से नहीं बोल पाते थे, स्पीच डिफेक्ट थे। ओके, वो क्या कहते थे? देखो, ही वुड प्रोनाउंस रैबिट एज वैबिट। यानी वो रैबिट को क्या कहा करते थे? वैबिट कहा करते थे, प्रोनाउंस करते थे। जैसे र रहेगा ना, तो उसको वो क्या कहते थे? व। इवन वो अपने नाम को भी, उनका नाम क्या था? फैराडे, लेकिन अपने नाम को वो क्या कहते थे? फैराडे। इट मीन्स वो र नहीं बोल पाते थे, र को वो कहते थे। ठीक है, अदर चिल्ड्रन लाफ्ड एट हिम। और सही बात है, जब कोई बच्चा तुलतुला करके बोलता है तो सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं ना, तो वैसे ही जो भी इनके फ्रेंड्स थे, जो भी लड़के थे, वो सभी इनका मजाक उड़ाते थे, हंसते थे इनके ऊपर। एंड टीचर्स भी इनकी हेल्प नहीं करते थे। एंड वेन ही वॉज 12, अभी वो जब 12 साल के हुए, हिज मदर वॉज फोर्स्ड टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल। यानी जब वो 12 साल के हुए तभी, अब जैसा कि आप सब जानते हो, ये गरीब फैमिली से थे, है ना। और गरीब फैमिली का बच्चा, मतलब देखो, गरीब है तो उनके पास पैसे रहेंगे तभी तो वो पढ़ाएंगे ना, खाएंगे क्या और पढ़ाएंगे क्या, है ना। तो इसकी वजह से इनकी मदर ने क्या किया? इनका नाम रिमूव करवा दिया स्कूल से, यानी कटवा दिया। तो इनका जो फॉर्मल एजुकेशन है वो यहीं पे स्टॉप हो गया। मतलब इन्होंने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की, बस 12 साल तक ही पढ़ा। तो आप सोच सकते हो 12 साल मतलब क्या, आपके ही क्लास में रहे होंगे, है ना। 12 साल के तो आप भी होंगे, 7th में हो, इट मीन्स 12-11 साल के ऐसे बच्चे होते हैं, राइट। तो इनका जो फॉर्मल एजुकेशन था वो यहीं पे फिनिश्ड हुआ। अभी इसके आगे देखते हैं क्या होता है। इतना तो आपको समझ में आया। चलो अभी नेक्स्ट पैराग में देखो क्या दिया है। At 13, however, he started working with a bookbinder, binding hundreds of books during the day and staying up all night to read them. Reading thus became his obsession. One day he came across a book on electricity which had been sent to his master for binding. He started reading it and was completely hooked. That was his first introduction of the subject of electricity, which soon became a lifelong fascination. Okay. अभी यहाँ पे समझना, बुक बाइंडिंग मतलब क्या होता है? जैसे आपकी बुक्स फट जाती हैं तो उनको जो हम लोग बाइंड करते हैं, सिलते हैं, ठीक है, पन्नों को क्या करते, चिपकाते हैं, तो वो क्या होता है? आपका बुक बाइंडिंग होता है, राइट। तो बुक बाइंडिंग समझ आया। फिर यहाँ पे ऑब्सेशन मतलब क्या होता है ना स्टूडेंट? ऑब्सेशन मतलब क्या? जैसे कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हम बस एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। जैसे कि कोई बच्चा पढ़ने वाला है, ठीक है, तो उसके मन में बस यही रहता होगा, अरे आज मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगा, कल मुझे क्या पढ़ना है। और रात को भी वो सोते सोते यही सोचता होगा कि कल मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मतलब एक तरीके से उसके ऊपर वो नशा चढ़ जाता है ना, उसको बस वो एक ही चीज़ के बारे में सोचता रहता है। कोई भी हो सकता है, कुछ चीज़ हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्सेशन। देखो यहाँ पे वर्ड है ऑब्सेशन। फिर
यहाँ पे बाइंडिंग का तो मीनिंग मैंने आपको बता दिया। हुक, अब ये हुक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि हम समझिए हम अपनी कोई स्टोरी की किताब पढ़ रहे हैं, जैसे अभी आप ये इंग्लिश का पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको इसमें मज़ा आ रहा है कि नहीं, आपको इनकी स्टोरी जानने में इंटरेस्ट आ रहा है ना, तो यही होता है आपका हुक। यानी किसी चीज़ में बहुत मतलब उसको पढ़ करके आपको बहुत अच्छा लगे, एकदम आप अच्छा अनुभव करते हो, आपको और इंटरेस्ट आता है, राइट। And that was his first introduction to the subject fascination. Okay, so what is the meaning of fascination? Fascination you can say that किसी चीज़ के प्रति हमारा क्या होना, आकर्षण होना, यानी हम किसी चीज़ के प्रति क्या है, आकर्षित हो रहे हैं, मतलब उसको पसंद करते हैं, ठीक है, तो वो हो गया आपका फैसिनेशन। तो चलो अभी समझते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो वो 12 साल के थे तभी उनका जो फॉर्मल एजुकेशन है वो ख़त्म हो चुका था। एंड एट 13 यानी जब वो 13 साल के हुए, हाउ एवर ही स्टार्टेड वर्किंग विद अ बुक बाइंडर, बाइंडिंग हंड्रेड्स ऑफ बुक ड्यूरिंग द डे एंड स्टेइंग अप ऑल नाइट टू रीड देम। यानी उन्होंने फिर काम करना शुरू कर दिया बुक बाइंडर के यहाँ पे, जहाँ पे बुक बाइंडिंग्स होती थी, तो वो दिन में क्या किया करते थे, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स को बाइंड किया करते थे, और रात में क्या करते थे, जो बुक्स रहती थी उनको वो पढ़ा करते थे, ठीक है। रीडिंग दस बिकेम हिज ऑब्सेशन, और बुक्स को पढ़ना उनका ऑब्सेशन बन चुका था, यानी उनको वो हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते थे, उनको पढ़ना है बस पढ़ना है। वन डे ही केम अक्रॉस अ बुक ऑन इलेक्ट्रिसिटी विच हैड बीन सेंट टू हिज मास्टर फॉर बाइंडिंग। अभी एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही पढ़ते पढ़ते, उनकी आदत थी, उनका ऑब्सेशन था वो बुक्स को पढ़ने का, तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते एक दिन क्या होता है ना कि उनके हाथ में इलेक्ट्रिसिटी की बुक आ जाती है, ठीक है, विच हैड बिन सेंट टू हिज मास्टर फॉर बाइंडिंग, जो उनके मास्टर के यहाँ पे, जो उनके मालिक थे उनके यहाँ पे भेजी गई थी बाइंडिंग के लिए, तो वो बुक इनके हाथ लगी। ही स्टार्टेड रीडिंग इट एंड वॉज कम्प्लीटली हुक, यानी उन्होंने क्या किया, उसको रीडिंग करना, जैसा कि इनकी आदत है बुक्स को रीड करना, राइट, तो अभी इनके हाथ में वो बुक भी आई तो उन्होंने उसको पढ़ना चालू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। एंड वॉज कम्प्लीटली हुक्ड, यानी वो एकदम से उसमें खो गए, ठीक है, उनको उसमें बहुत आनंद आने लगा, अच्छा लगने लगा वो बुक्स पढ़ने के बाद। दैट वॉज हिज फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये उनका क्या था, पहला इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रिसिटी के साथ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इससे पहले अभी 7th स्टैंडर्ड में आप हो, ठीक है, तो आपने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत साइंस में पढ़ा होगा, है ना, तो ऐसे ही ये आपके एज के थे, तो इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पहले इतना कुछ पढ़ा नहीं था। अभी इनका ये पहला इंट्रोडक्शन था, जब ये इलेक्ट्रिसिटी की बुक पढ़ रहे थे, तो ये इनका पहला इंट्रोडक्शन था विथ इलेक्ट्रिसिटी, विच सून बिकेम अ लाइफ लॉन्ग फैसिनेशन, जो इनका मतलब जल्द ही जो इनका क्या बन गया, लाइफ लॉन्ग फैसिनेशन, यानी पूरे लाइफ लॉन्ग मतलब क्या था, पूरे जीवन भर का आकर्षण बन गया। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फैराडे वॉज स्टिल poor at 21. Once a friend gave him a free ticket to a public lecture and demonstrated by the renowned chemist Humphrey Davy at London's Royal Institution. Davy's work on chemicals and electrical lighting was a subject of conversation among the scientists of that age. 70 years later, across the Atlantic Ocean in the USA, the same work enabled the Thomas Edison to produce the first consistent light bulb. Okay. चलो अभी यहाँ पे मीनिंग समझते हैं, जो भी हार्ड वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है, कौन सा, सारे वर्ड्स तो आपको पता होंगे, सबका मीनिंग पता है, हाँ, ये वर्ड आया है डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब जैसे हमें क्या करना है ना, कोई चीज़ है तो उसके बारे में बताना, मतलब वो कैसे काम करता है, क्या करता है, उसको दिखाना, वो होता है आपका डेमोन्स्ट्रेशन। एंड बाय द रिनाउड, अभी ये रिनाउड का मतलब क्या होता है, रिनाउड मतलब होता है ना बहुत ही पॉपुलर, प्रसिद्ध। ओके, एंड केमिस्ट मतलब यू नो वेरी वेल, उसके बाद यहाँ पे केमिस्ट मतलब आपको पता होगा। ओके, एंड यहाँ पे कन्वर्सेशन मतलब बातचीत होता है, फिर यहाँ पे थॉमस एडिसन नाम है, अटलांटिक ओशियन इन द यूएसए यानी कि यूएसए में, फिर कंसिस्टेंट लाइट बल्ब। ओके, चलो अभी इसका मीनिंग समझाती हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फैराडे, अभी जो फैराडे थे वो 21 ईयर्स के हो चुके थे, लेकिन ये अभी भी क्या थे, पुअर ही थे, गरीब ही थे, यानी वो इतने ज़्यादा अमीर नहीं हुए थे, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं हुआ था, तो ये अभी तक पुअर ही थे। Once a friend gave him a free ticket to a public lecture and demonstrated by the renowned chemist Humphrey Davy at London's Royal Institution. अभी इनका जो एक फ्रेंड था उसने क्या दिया,
लंदन का जो रॉयल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर बहुत ही रिनाउड यानी बहुत ही प्रसिद्ध केमिस्ट हम्फ्री डेवी का लेक्चर होने वाला था लंदन के रॉयल इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, एक पब्लिक लेक्चर होने वाला था, यानी वो कुछ बताने वाले थे, उन्होंने जो भी अपने रिसर्च किए थे केमिकल्स के ऊपर, फिर इलेक्ट्रिकल लाइटिंग के ऊपर। ठीक है, तो उसी के बारे में वो सब चीज़ बताने वाले थे, उसी के बारे में बातचीत होने वाली थी। ओके, तो उसी का वो जो पब्लिक लेक्चर होने वाला था उसी का टिकट उनके फ्रेंड ने किसको दिया, फैराडे को दिया। ओके, अभी इसके बाद ये जब भी हो रहा था उसके 70 सालों के बाद 70 ईयर्स लेटर, ओके, तो यूएसए में जो थॉमस एडिसन थे इसी वर्क ने इनको क्या किया, हेल्प किया। ठीक है, जिसकी हेल्प से इन्होंने क्या बनाया, पहला अपना कंसिस्टेंट लाइट बल्ब बनाया, मतलब इसी वर्क ने इनको हेल्प किया। ओके, तो ये तो 70 साल के बाद की बात की गई है। अभी हम लोग फिर से अपने पुराने वाले में चले जाते हैं जब हम्फ्री डेवी का लेक्चर होने वाला था। ओके, दैट डे इन 1812 Faraday was spellbound by Davy's lecture. He kept taking notes about the mysterious force of electric fluid. He was so engrossed in the lecture that he forgot to applaud with the rest of the crowd. When he went back, his notes were so comprehensive that he bound them into a book, meaning to gift it to Davy someday. Faraday decided that day and that he didn't just want to sell books, he wanted to be a great scientist, good enough to write his own books. पहले हम इतने का मतलब समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्पेल बाउंड का मतलब क्या होगा, जैसे कोई चीज़ आपको सिखाया जा रहा है तो उसमें आप पूरा अपना ध्यान लगा रहे हो, अपना पूरा अटेंशन दे रहे हो, उसको कहते हैं स्पेल बाउंड। ओके, एंड यहाँ पे मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी, फिर एंग्रोस्ड, तो एंग्रोस्ड मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में एकदम से खो जाना, एकदम तल्लीन हो जाना उसमें। ठीक है, एंड फिर यहाँ पे एक और वर्ड आया है कम्प्रहेंसिव। ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्प्रहेंसिव? कम्प्रहेंसिव का मतलब क्या है ना कि ऑल द थिंग्स, यानी सारे पॉइंट्स उसमें है। ठीक है, कम्प्रहेंसिव मतलब क्या, सब चीज़ उसमें इंक्लूड है, ऐसा। एंड ओके, चलो अभी इतने का मीनिंग समझाती हूँ। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दैट डे इन 1812, यानी जब भी उनका लेक्चर हो रहा था तो उस टाइम पे क्या था, 1812 था। एंड फैराडे वॉज स्पेल बाउंड बाई डेवीज लेक्चर, यानी जो फैराडे थे वो डेवी के लेक्चर को बहुत ध्यान से सुन रहे थे, एकदम ध्यान लगा करके वो डेवी के लेक्चर को सुन रहे थे। ठीक है, एंड ही केप्ट टेकिंग नोट्स अबाउट द मिस्टीरियस फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लूइड। और सुनो, वो ध्यान तो दे रहे थे लेकिन साथ ही साथ में वो नोट्स भी लिखते जा रहे थे, यानी उनका लेक्चर चल रहा है और वो नोट्स भी लिखते जा रहे हैं। जैसे आप में से भी कई सारे बच्चे होंगे, जब टीचर्स आपके पढ़ाते रहते होंगे तो आप नोट्स लिखते जाते होंगे, है ना, क्योंकि टीचर पता नहीं कब कौन सी बात बोल दे, है ना, इंपॉर्टेंट बात बोल दे, तो आप में से कई सारे बच्चों की ऐसी आदत होगी जो नोट्स लिखते जाते होंगे। तो वैसे ही ये जो हम्फ्री कौन थे ये, हाँ, फैराडे, वो क्या कर रहे थे, रनिंग नोट्स ले रहे थे, वो लिखते जा रहे थे। ही वॉज सो, और सुनो, उस टाइम पे तो ये जो इलेक्ट्रिक था ये क्या था, सबके लिए एक रहस्य बना हुआ था, मतलब इसके बारे में ज़्यादा लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो उस टाइम पे रनिंग नोट्स ले रहे थे। ही वॉज सो एंग्रोस्ड इन द लेक्चर दैट ही फॉरगॉट टू अपलाउड विद द रेस्ट ऑफ द क्राउड, यानी वो हम्फ्री डेवी के लेक्चर में इतने तल्लीन हो गए, इतने खो गए कि उनको पता ही नहीं चला। ठीक है, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बस वो उसी में खोए हुए हैं, उनको आजू बाजू का इधर उधर का कुछ भी ध्यान नहीं है, और इसी के चक्कर में वो ताली भी नहीं बजा रहे थे। मतलब जैसे कोई लेक्चर फिनिश्ड हो जाता है तो लोग तालियां बजाते हैं ना, तो उन्होंने ताली भी नहीं बजाई। फिर जब पूरी भीड़ जब ताली बजाने लगी तब उनको याद आया कि वो कहाँ पे है, लेक्चर में है, यानी वो उनको उस चीज़ में इतना आनंद आने लगा था कि वो उसी में खो से गए थे। फिर जब वो वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी जो नोट्स है सो कम्प्रहेंसिव, यानी ईच एंड एवरी पॉइंट उसमें मेंशन किया गया था। दैट ही बाउंड देम इनटू अ बुक, फिर उन्होंने सोचा उसको एक बुक में, मतलब उसको बुक बना लिया उन्होंने। एंड बुक बनाने का मतलब क्या है कि वो क्या करेंगे, किसी दिन डेवी को ये गिफ्ट के रूप में देंगे। ओके, तभी उसी दिन जो फैराडे थे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनको बस बुक से ही सेल नहीं करनी है। ठीक है, वो बस इसके लिए नहीं बने, बल्कि उनको एक बहुत ही महान वैज्ञानिक बनना है, और इतना महान बनना है कि वो अपनी बुक्स को खुद लिख सके। ठीक है, तो दैट डे ही डिसाइडेड टू बिकम अ ग्रेट साइंटिस्ट।
डेवी बिकेम हिज रोल मॉडल। अभी इसके बाद अभी उन्होंने डेवी का पब्लिक लेक्चर अटेंड किया था, तो उसके बाद जो डेवी थे वो उनके रोल मॉडल बन चुके थे। जैसे हर किसी का अपना रोल मॉडल होता है, तो वैसे ही फैराडे का रोल मॉडल कौन था, तो ये बन गए थे डेवी। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? ही डिड नॉट हैव द सोशल स्टेटस, मनी और द एजुकेशन टू परस्यू साइंस। यानी सुनिएगा ध्यान से, अभी साइंस के लिए तो क्या होना चाहिए, सोशल स्टेटस भी होना चाहिए, मनी भी होना चाहिए, एज वेल एज आपकी स्टडी भी होनी चाहिए, एजुकेशन भी होना चाहिए। लेकिन इन तीनों चीज़ में से इनके पास कुछ भी नहीं था। ना इनका कोई सोशल स्टेटस था, ना इनके पास उतना ज़्यादा पैसा था, एंड उनके पास उतना एजुकेशन भी नहीं था, क्योंकि 12 साल में ही इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, है ना। इनके पास तो कुछ भी नहीं था। तो यही एक प्रॉब्लम था। ये साइंटिस्ट बनते तो बनते किस बल पे? ना पैसा है, ना एजुकेशन है, ना आपका कोई सोशल स्टेटस है, आपको कोई नहीं जानता, तो किस बल पे ये पढ़ाई करते हैं ना, कैसे ये साइंटिस्ट बनते? लेकिन साइंटिस्ट बनेंगे, ये जरूर बनेंगे, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो कैसे साइंटिस्ट बनते। लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को डिसाइड कर लेता है ना, तो उसके लिए अपने आप रास्ते खुलते जा रहे हैं, बस आप खुलते जाते हैं। बस आप एक बार डिसाइड तो करो कि हमें यहाँ पे जाना है, फिर आप देखोगे, बस आप कोशिश करते रहो। ऐसा नहीं कि आपने डिसाइड कर लिया फिर आराम से बैठ गए, तब तो कामयाबी नहीं मिलने वाली। आप डिसाइड करो और फिर उसके लिए प्रयास करो, अपने आप रास्ते एक एक करके खुलते चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखो क्या होता है। फैराडे थॉट इट वुड बी वंडरफुल इफ डेवी बिकम हिज मेंटोर, बट डिड नॉट एग्री इनिशियली। फैराडे वॉज नॉट डिजेक्टेड, ही जस्ट केप्ट ट्राइंग। अभी सुनो क्या होता है। अभी जो डेवी थे, इनके रोल मॉडल बन चुके थे, इन्होंने डिसाइड किया, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था। इनका कोई सोशल स्टेटस नहीं, मनी नहीं, एजुकेशन नहीं, कुछ नहीं। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया, उनके मन में एक आइडिया आया कि ये कितना अच्छा होता कि डेवी उनके क्या बन जाते, मेंटोर बन जाते। मेंटोर मीन्स गाइडर। जैसे कि आपके टीचर आपके गाइडर हो सकते हैं, आपको गाइड करते हैं, है ना, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। तो वही ये सोच रहे थे कि डेवी को मैं अपना मेंटोर बना लूँ, और मेंटोर अगर मैं बना लूँगा तो कितना अच्छा होगा। बट डेवी डिड नॉट एग्री इनिशियली। लेकिन जो डेवी थे वो स्टार्टिंग में एग्री नहीं होते हैं, वो इससे राजी नहीं होते, वो मेंटोर बनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो फैराडे वॉज नॉट डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जैसे कि दुखी हो जाना, हार मान लेना, ठीक है। तो फैराडे ने हार नहीं माना, वो दुखी नहीं हुए, ही जस्ट केप्ट ट्राइंग। उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी, ठीक है। उन्होंने तो मना कर दिया कि मैं तुम्हारा मेंटोर नहीं बनूंगा, बट फिर भी इन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी। और देखना, अभी एक दिन ऐसा आएगा जब डेवी इनको अपने लैब का असिस्टेंट बनाते हैं। ओके, इतना समझ आया? चलो अभी आगे देखते हैं। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा ये पढ़ने में, है ना। अच्छा है ना, मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि नहीं फैराडे की। अभी देखो, ये अभी तो कठिनाइयाँ शुरू हुई है, अभी धीरे धीरे करके ये बहुत महान वैज्ञानिक बन जाएंगे। बस थोड़ा सा आप इंतज़ार कर लो। चलो आगे देखते हैं। डेस्टिनी हैड अ स्ट्रेंज प्लान इन स्टोर फॉर हिम। अ फ्यू ईयर्स लेटर अ केमिकल एक्सप्लोजन हैपेंड inside Davis' lab and he was temporarily blinded. He now needed an assistant with an excellent memory to help him. He was reminded of Faraday to decided to hire him as his secretary. Davy never believed Faraday could do anything in the field of science going by his social status and education. He therefore dismissed Faraday's aspirations and advised him to stick to bookbinding. अभी सुनिएगा यहाँ पर। अभी ये सब तो हो गया, फैराडे ने अपनी कोशिश जारी रखी, लेकिन उन्होंने तो मना कर दिया था ना डेवी ने कि मैं तुम्हारा मेंटोर गाइडर नहीं बनूंगा। लेकिन जो भाग्य है वो भाग्य शायद से फैराडे के साथ ही था, मतलब भाग्य ने तो कुछ और ही डिसाइड करके रखा था फैराडे के लिए। तो क्या होता है, उसके कुछ सालों के बाद अ फ्यू ईयर्स लेटर अ केमिकल एक्सप्लोजन हैपेंड इनसाइड डेवीज लैब। यानी डेवी के लैब के अंदर एक केमिकल एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन मतलब क्या, कोई धमाका होता है, तो वैसा करके केमिकल एक्सप्लोजन हुआ उनके लैब में। एंड और जो डेवी थे, उस एक्सप्लोजन की वजह से वो टेम्परली, मतलब कुछ समय के लिए वो ब्लाइंड हो गए, मतलब अंधे हो गए, उनको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। वो टेम्परली ब्लाइंड हो गए थे, टेम्पररी। ही नाउ नीडेड एन असिस्टेंट। अभी उनको आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, तो उनको एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी। तभी उनको याद आता है। और असिस्टेंट भी कैसा होना चाहिए, एक्सीलेंट मेमोरी, मतलब उसकी जो
मेमोरी है वो एक्सीलेंट होनी चाहिए, बहुत अच्छी उसकी मेमोरी होनी चाहिए जो उनको हेल्प कर सके, है ना। तो ही वॉज रिमाइंडेड ऑफ फैराडे। तो फिर उनको याद आती है फैराडे की, क्योंकि फैराडे ने उनको रिक्वेस्ट किया था उनका गाइडर बनने के लिए, बट वो नहीं बने थे। तो अभी उनको फैराडे की याद आती है एंड उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं क्या करूँगा, फैराडे को अपना सेक्रेटरी बनाऊँगा, ठीक है। तो डेवी नेवर बिलीव्ड, अभी उन्होंने वो डिसाइड तो कर लिया, लेकिन फिर डेवी ने ये मतलब उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जो फैराडे है वो साइंस के फील्ड में उनके लिए कुछ कर पाएगा, ठीक है। उनको मतलब क्योंकि वो भी जानते थे कि इसका कोई सोशल स्टेटस नहीं है, इसके पास मनी भी नहीं है एंड इसके पास कुछ एजुकेशन भी नहीं है, तो ये इंसान भला मेरी हेल्प क्या करेगा, ये साइंस के फील्ड में क्या कर सकता है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको डिसमिस्ड कर दिया। मतलब उन्होंने पहले सोचा था उसको हायर करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, इसको हम नहीं रखेंगे। और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, जो फैराडे के पूरे इंस्पिरेशन थे, उसके जो सपने थे, उनको कुचल दिया एक तरीके से आप बोल सकते हो। मतलब फैराडे तो कितना खुश हुआ होगा ना कि मुझे हायर करेंगे, है ना। पहले से ही वो चाहता था कि डेवी उसके मेंटर बन जाए, लेकिन फिर जब उन्होंने उसको डिसमिस्ड कर दिया तो फैराडे को मतलब उसके जो सपने थे वो टूट गए होंगे। और फिर साथ ही साथ में उसको एडवाइस भी दिया, मतलब उन्होंने फैराडे को डिसमिस किया, ठीक है, लेकिन साथ साथ में ये एडवाइस भी दिया कि वो बुक बाइंडिंग से ही चिपका रहे, यानी वो बस बुक बाइंडिंग ही करे, वो बस उसी काम के लिए बना है। साइंटिस्ट बनने का सपना उसका पूरा नहीं होने वाला, मतलब वो साइंटिस्ट बनने लायक नहीं है, ऐसा, ठीक है। तो अभी देखो आगे क्या होता है। बट फैराडे वॉज रिलेंटलेस, अभी एक वर्ड आया रिलेंटलेस, इसका मतलब क्या होता है, अथक, यानी जो थके ना, जो अपना काम जारी रखे, ठीक है। कोई कितना भी बोले लेकिन अपना काम करना है तो करना है, नहीं थकेंगे हम, ठीक है। तो फैराडे कैसे थे, फैराडे वॉज रिलेंटलेस, यानी वो अथक थे, वो थकने वाले नहीं थे। इन्होंने बोला ना इनको कि तुम बुक बाइंडिंग से ही चिपके रहो, तुम्हारा काम तो यही है, तुम साइंस के लिए बने ही नहीं हो, लेकिन फिर भी ये क्या थे, अथक थे, यानी इन्होंने अपना प्रयास जारी ही रखा। He worked day and night and learned as much as he could about Davy's experiments, यानी उन्होंने क्या किया, दिन रात काम किया, ठीक है। और जितना वो सीख सकते थे डेवी के एक्सपेरिमेंट के बारे में, जितना जान सकते थे उतना उन्होंने जानने की कोशिश की। Soon Faraday became indispensable to Davy and was promoted to his lab assistant, यानी अभी क्या होता है, जल्द ही जो फैराडे थे वो डेवी के लिए इंडिस्पेंसिबल बन चुके थे। इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है कि जिसके बिना उनका काम नहीं चल सकता था, यानी अगर फैराडे नहीं रहेंगे तो डेवी का कुछ भी काम नहीं हो सकता था, ठीक है। तो वो उनके लिए इंडिस्पेंसिबल बन चुके थे। तो अभी इंडिस्पेंसिबल बन चुके थे तो इसीलिए उनको लैब का असिस्टेंट बना लिया गया। दिस वॉज हिज फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अ साइंटिफिक करियर, तो ये इनका पहला स्टेप था, पहली सीढ़ी थी, पहले इन्होंने चढ़ाई की साइंटिफिक करियर की तरफ, ओके। दो मच ऑफ हिज जॉब नाउ वॉज क्लीनिंग लैब्स, यानी उनको लैब असिस्टेंट तो बना लिया गया, लेकिन इसमें भी उनका ज़्यादातर काम क्या होता था, तो लैब को क्लीनिंग, उसकी साफ सफाई करने का, यही उनका काम होता था। एटलीस्ट ही गॉट टू सी सम ऑफ डेवीज लीडिंग एक्सपेरिमेंट्स, यानी इनका काम तो यही था, वो असिस्टेंट तो बना लिए गए थे, लेकिन मोस्ट ऑफ ज़्यादातर इनका काम तो यही था, वो लैब का साफ सफाई करने का। लेकिन वो उस टाइम पे जो डेवी के एक्सपेरिमेंट्स होते थे, ये सारी चीज़ों को वो देख तो सकते थे, एटलीस्ट वो इतना तो कर सकते थे ना, ओके। चलो इतना समझ में आया आप लोगों को। अभी हम लोग आगे देखेंगे, अब देखते हैं कि फैराडे के साथ क्या होता है। इन्होंने अपनी पहली सीढ़ी पे तो कदम रख दिया है, अब देखते हैं ऊपर तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। स्टार्टिंग में मैंने बोला था ये बहुत ही महान साइंटिस्ट बनने वाले हैं, तो ऊपर भी अवश्य पहुंचेंगे। पहली सीढ़ी पे तो कदम रख दिया है, अभी देखते हैं दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कैसे होता है। चलो यहाँ पे ना हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे, फिर आगे का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सा लेसन है और पूरा एक साथ में पढ़ा दूँ तो आप भी कंफ्यूज हो सकते हो। दैट्स वाई मैं इतना ही पढ़ाऊंगी। अभी बस एक पैराग्राफ और देखेंगे, 1 से 2 पैराग्राफ, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता है फिर पक्का बोरिंग लगने लगता है ना। एक ही चीज़ को हम पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग भी एकदम से बोर हो जाता है, इरिटेट हो जाता है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पढ़ना है, थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। अभी भी अगर आपको बोरिंग लग रहा होगा तो आप बंद करके रख सकते हैं वीडियो को, फिर बाद में जब आपका मूड फ्रेश हो जाए उसके बाद बैठो पढ़ने के लिए, क्योंकि जब तक आप
ध्यान नहीं दोगे पढ़ाई में तब तक आपको वो समझ नहीं आने वाला। इसीलिए जब आपका मूड फ्रेश है, आप एकदम से हैप्पी हो, खुश हो, आपको पढ़ने का मन कर रहा है, तभी आप मोबाइल खोलिए और पढ़ाई करिए। ओके, चलो देखते हैं आगे। इवन देन डेवी डिड नॉट हैव मच होप फॉर फैराडे, देन फैराडे गॉट अनदर चांस टू प्रूव हिमसेल्फ। मतलब अभी वो लैब असिस्टेंट तो बना लिया गया था, उसके बाद भी ये जो डेवी थे इनको लगता नहीं था कि ये जो फैराडे है ये कुछ कर पाएगा। मतलब इनको थोड़ी भी आशा नहीं थी कि ये कुछ कर सकता है। तभी फैराडे को एक और चांस मिला अपने आप को प्रूव करने का। One day Davy tried to recreate a famous electromagnetism experiment with fellow chemist William Wollaston, exploring why when an electric current is applied to a wire, it causes that wire to behave like a magnet. Obviously, the forces were connected, but nobody had figured out how to make it happen continuously. Davy believed that he could find out why it happen and control it. There could be many practical applications of the force, but he was unable to figure it out and was frustrated. He then teased Faraday, asking him to try his hand and it after he was done cleaning the lab. अभी सुनिएगा यहाँ पर ध्यान से। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि फैराडे को एक और चांस मिल गया अपने आप को प्रूव करने का कि वो कुछ ना कुछ तो कर सकता है। ओके, तो अभी जो डेवी थे वो एक दिन क्या कर रहे थे, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो अभी हम लोग स्कूल्स में किया करते हैं, है ना। तो वो उस टाइम पे तो सबके लिए नया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, तभी वो सबके लिए नया नया था। तो उसी के बारे में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने फेलो केमिस्ट के साथ। विलियम वॉलस्टन जो कि एक केमिस्ट थे, मतलब साइंटिस्ट थे, उनके साथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड टू अ वायर, मतलब जब हम इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई करते हैं किसी वायर में तो वो कैसे क्या होता है, वो किसकी तरह बिहेव करता है, लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट की तरह वो क्या करता है, बिहेव करने लगता है। ओके, ऑब्वियसली द फोर्सेज वर कनेक्टेड बट नोबडी हैड फिगर्ड आउट टू मेक इट हैपन कंटिन्यूसली। यानी सुनिएगा ध्यान से, ये तो बात सही है कि फोर्सेस वहाँ पे है, ठीक है, फोर्स तो है, फोर्स की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन किसी ने भी उसको मतलब उसके बारे में जाना नहीं था, उसके ऊपर रिसर्च नहीं किया था कि ऐसा वो क्यों हो रहा है। ठीक है, इसी के बारे में वो आप ऐसा समझो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे, वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो अभी जो डेवी थे, डेवी बिलीव दैट इफ ही कुड फाइंड आउट व्हाई इट हैपेंड एंड कंट्रोल इट, देयर कुड बी मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। और डेवी ये भी जानते थे कि अगर उन्होंने ये पता लगा लिया इसके बारे में, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर वो सफल हो जाएगा तो इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हो सकते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है हमारे लिए। ठीक है, तो इसीलिए वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। फिर बट ही वॉज अनेबल टू फिगर इट आउट एंड वॉज फ्रस्ट्रेटेड, मतलब अभी वो करने की कोशिश तो कर रहे थे, बार बार कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उसको नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो वो क्या हो गए, फ्रस्ट्रेटेड, यानी एकदम से परेशान हो गए। जैसे हम किसी काम को करते रहते फिर जब वो नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। जैसा आपके साथ भी होता होगा, आप मैथ के सम्स कर रहे हैं, ठीक है, तो मैथ के सम्स जब तक आते हैं तब तो हमको बड़ा मजा आता है ना, एक के बाद एक करते जाओ, पेन निकालो, करते जाओ, बड़ा मजा आता है। लेकिन जब कोई ऐसा सम आ जाता है, अरे बाप रे, एक यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक है, कोई एक अक्षर नहीं, कोई एक सम है, उसका कोई एक स्टेप समझ में नहीं आता, अब उसमें पूरा दिमाग आपने लगा दिया पर फिर भी समझ नहीं आया, क्या करे कैसे करे, कुछ नहीं आता, तो आप क्या हो जाते हो, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। फिर आपको मन करता है चलो बुक बंद करो, रखो, अब हमें नहीं पढ़ना है ना, ऐसा लगता है ना। तो बस यहाँ पे ऐसे ही जो डेवी थे वो भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए, एकदम से परेशान हो गए। और ही देन टीज्ड फैराडे, फिर वो एकदम परेशान होकर के जो फैराडे थे उन्होंने क्या किया, टीज्ड यानी चिढ़ाया। टीज्ड यानी क्या होता है, चिढ़ाना। ठीक है, चिढ़ाते हुए उन्होंने बोला, क्या कहते हैं, फैराडे से उन्होंने बोला कि ट्राई हिज हैंड एट इट आफ्टर ही वॉज डन क्लीनिंग द लैब, यानी जब उनका लैब क्लीनिंग का काम खत्म हो जाए तो आप भी इसमें क्या करना, अपना हाथ आजमा लेना, यानी मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम भी थोड़ा ट्राई कर लेना, ऐसा चिढ़ाते हुए बोला, क्योंकि वो तो जानते थे कि ये तो किसी काम का है नहीं, ये कुछ नहीं कर सकता। तो उसको चिढ़ाते हुए बोला कि चलो तुम भी अपना इधर आके हाथ आजमा लेना, देखो तुमसे होता है क्या। ओके,
तभी देखो विद इन अ फ्यू डेज फैराडे सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखो एक आश्चर्य की बात क्या हुई, ये लोग ने तो कितनी कोशिश की थी, है ना, लेकिन फिर भी कुछ नतीजा नहीं निकला था, लेकिन कुछ ही दिनों में फैराडे ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ओके, in fact he went further and the result was the first induction motor which converted electrical current into continuous mechanical motion। मतलब क्या हुआ इसका कि उन्होंने वो प्रॉब्लम को तो सॉल्व किया, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, ठीक है, जिसका परिणाम क्या हुआ, इंडक्शन मोटर को उन्होंने क्या किया, इन्वेंट किया। ओके, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल करंट को कंटिन्यूअस किस में कन्वर्ट करता है, तो कंटिन्यूअस मैकेनिकल मोशन में। ओके, उन्होंने इंडक्शन मोटर को इन्वेंट कर दिया। जिन्होंने किया तो फैराडे ने किया, है ना। डेवी ने तो ऐसे चिढ़ाते हुए बोला था कि तुम भी अपना हाथ आजमा लेना, लेकिन इन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, है ना। कितने आश्चर्य की बात है, क्योंकि किसी के अंदर कोई कला होती है ना, तो कोई कितना भी दबाए, कोई कितना भी उसको रोकने की कोशिश करे, लेकिन अगर आपके अंदर कला है तो वो एक ना एक दिन बाहर अवश्य ही आएगी। जैसे फैराडे के साथ हुआ, फैराडे साइंटिस्ट बनना चाहते थे और वो साइंटिस्ट बनेंगे भी, है ना। तो इसके लिए जो उनके अंदर की कला है, वो ये डेवी ने तो कितना दबाने की कोशिश की, सोच रहे ये कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन देखो तुम्हारे प्रॉब्लम को इन्होंने ही सॉल्व करके दिया, है ना। तो चलो अभी आज की इस वीडियो में हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको इतना सब कुछ जो भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझ आया होगा, है ना। अभी हम लोग माइकल फैराडे के बारे में आगे क्या होता है इनके साथ, इन्होंने और कौन कौन सी चीज़ें इन्वेंट की, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, और जो मीनिंग्स हैं यहाँ के, मतलब इसमें जो भी हार्ड वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स आप डिक्शनरी में खोज सकते हो। वैसे मैंने बताने की कोशिश की है पूरी, लेकिन फिर भी अगर कोई हार्ड वर्ड नहीं मिल रहे हैं तो आप डिक्शनरी में जाकर के ढूंढ सकते हो, या फिर गूगल पे भी जाकर के सर्च कर सकते हो। ओके, तो चलो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि फैराडे के साथ और क्या क्या हुआ। ओके, गुड बाय।